जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी भाई। आज थोड़ा लेट हो गए हैं, कंप्यूटर नहीं चला था। हाँ भाई, नमस्कार सभी को भाई। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी एक बार। नमस्कार, राम राम सभी को भाई। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी एक बार। अपनी शुरुआत कर देते हैं। नमस्कार भाई राकेश, साहिल, तन्नू, पूजा, नमस्कार सभी को। राम राम सभी को भाई। योगेश, जय हिंद। तो शुरुआत कर देते हैं अपने टेस्ट की भाई। राम राम सभी को। प्रियंका, जय हिंद भाई। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी एक बार। देखो, टेस्ट नंबर हमारा 7 रहेगा आज हमारा, जो 1/12/2020 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था भाई। ठीक है ना। फर्स्ट शिफ्ट का हमने कल डिस्कस किया था। आज सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है हमारा हम यूज करेंगे। नमस्कार भाई, नमस्कार, जय हिंद। हाँ भाई, क्या बोला इसने? पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कर रहा है। दो संख्याओं का आपको अनुपात दे दिया है 5:7। देखो, इसको मैं एक बार डिटेल में बताऊंगा, एक बार रेशियो के तरीके से बता दूंगा। हाँ भाई देखो, नमस्कार सभी को भाई, राम राम। जैसे दो संख्या हमारे पास है, क्या क्या है? 5:8 भाई। ठीक है ना। एक को मान लेता हूं मैं 5x, एक को मान लेता हूं मैं 8x भाई। ठीक है। क्या बोला इसने? पहली संख्या में 15 घटा दिया गया है, दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया गया भाई। ठीक है ना। 18 जोड़ दिया गया है, जिससे अपना अनुपात कितना हो गया? 1:3 हो गया भाई। 1:3 कितना हो गया? 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं बेसिक तरीके से, फिर रेशो से करवा दूंगा इसको। ठीक है ना। देखो, गुणा करो। 15x माइनस का 45 भाई बराबर 8x प्लस का 18। ठीक है। अब देखो कितना आ गया, यहां से अपना घटाएंगे तो 7x, ये उस साइड जाके कितना हो जाएगा हमारा? 63। बिल्कुल सही है भाई, 63 हो जाएगा। 7 × 63, x की वैल्यू 9x। ठीक है। आपसे क्या पूछा? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। इन दोनों का अंतर कितना है भाई? इन दोनों का यदि हम अंतर देखें तो क्या आ रहा है हमारा? 3x आ रहा है। ठीक है ना। 3 को मैं 9 की वैल्यू पुट करें तो कितना हो जाएगा? 27 आ जाएगा। क्लियर सबको भाई? एक तरीका तो अपना ये है भाई। एक तरीका हम रेशो से भी इसको कर सकते हो। कैसे? देखो, जैसे मैंने आपको बता रखा है रेशो में, रेशो जिन बच्चों को मैंने करवाया है तो उनको क्या बताया था मैंने भाई? जब एक जैसी वैल्यू है तो डिफरेंस सेम करना होता है। यदि एक जैसी वैल्यू ना मतलब चेंज कर रहा है तो उसमें ऐसे करते हैं। देखो, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:8। ठीक है ना। अनुपात कितना हो गया? 1:3 हो गया भाई। कितना हो गया? 1:3 हो गया। किसकी वजह से हुआ भाई? एक में 15 कम कर दिया और एक में 18 जोड़ दिया भाई। ठीक है ना। एक में 15 कम कर दिया, एक में 18 जोड़ दिया है। ठीक है ना। नमस्कार सीमा। ठीक है। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। 8 और कितना हो गया? ये 15 हो गया। उसके बाद क्या बताया था मैंने? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। कितना हो गया? माइनस का 45 और यहां से कितना हो गया भाई? 18। मैंने उसके बाद क्या बता रखा आपको? इन दोनों का डिफरेंस ले लो। कितना आया? 7। इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 18 में से माइनस का 45 जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 63 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 63। डिफरेंस लेना। ठीक है ना। क्या लेना है? डिफरेंस। ठीक है। ये 63 आ जाएगा। तो इसके डिफरेंस को इसके डिफरेंस के बराबर कर दो। 7 यदि 63 के बराबर कितना गुना है? 9 गुना है। इसने क्या बोला? अपनी संख्याओं का अंतर बताओ। तो संख्याओं का डिफरेंस कितना है भाई? 3 है। तो 3 किसके बराबर होगा भाई? 9 × 27। क्लियर है भाई? जिस बच्चे ने मेरे से रेशो सीख रखा है ना, वो बच्चा ही समझ सकता है इस भावनाओं को, है ना। ठीक है। क्योंकि ये रेशो का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखो, जब बराबर का बदलाव होता है उसका तरीका अलग है, जब अलग अलग बदलाव होता तो उसका तरीका अलग है। ये कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ बता रखा है? ये कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है भाई, दो ए और बी की आय का अनुपात इतना है,
ए का खर्चा इतना है, बी बचत इतनी है, उसकी बचत इतनी है, तो खर्चे का अनुपात वहां पर दे रखा है, अलग अलग बचत दे रखी हो, तब हम ये कॉन्सेप्ट लगाते थे। दोनों के डिफरेंस को इक्वल करके जो भी पूछता है, दोनों का योग पूछता है तो योग बता दे संख्या, क्योंकि अपनी संख्या ये है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, ठीक है ना। तो योग पूछे तो योग बता देंगे, अंतर पूछे तो अंतर बता देंगे। क्लियर है सबको भाई? नमस्कार प्रीति, ठीक है ना। हाँ भाई, कोई दिक्कत इसमें किसी को? बेसिक तरीके से बता दिया मैंने आपको भाई, नॉर्मल तरीके से आप बुक्स वगैरह में देखोगे ना, इस तरीके से मिलेगा आपको, और रेशियो से भी आप इसको कर सकते हो भाई। नेक्स्ट क्या बोला इसने? ये कह रहा है भाई 58 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स, एक एक्स रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है, विपरीत दिशा से 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी वाई, पूरी यात्रा को 16 मिनट सेकंड में तय कर लेती है, मतलब 16 सेकंड में एक दूसरे को ये पार कर लेती है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, तो पहले ये पता कर लेते हैं अपनी दूरी कितनी है ना, दूरी पता कर लेते हैं ना। तो दोनों अपोजिट चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई? रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी हमारी, है ना। कितनी हो जाएगी? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर में बदलो, 108 गुणा में 5/18, 18 छिक्का 108 होता है ना, 18 छिक्का 108 होता है भाई, है ना। तो 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा भाई, ठीक है ना। कितने समय में? दूरी कितनी हो जाएगी? चाल गुणा में समय, कितने समय में? 480 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं दोनों, मतलब दोनों जो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, तो ये क्या है दूरी? ये T1 प्लस में T2 आया है, क्या है? T1 प्लस में T2। मैंने आपको क्या सिखा रखा है? जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो चाल क्या, वो सॉरी दूरी क्या होगी? दोनों की जुड़ेगी। क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद क्या बोला? ये कह रहा है भाई रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई का दुगुना है। वाई की जो लंबाई है एक्स की लंबाई, ये क्या है भाई? वाई की लंबाई एक्स की लंबाई की क्या है? दुगुना है। तो वाई की लंबाई दुगुना है एक्स का, ये 2 है ये 1 है, अनुपात कितना हो गया? 3। हमारा कुल कितना? 480, कितना गुणा? 16 32 16 48। इसका मतलब वाई की लंबाई कितनी है भाई? 320 मीटर है। वाई की लंबाई 320 मीटर है। क्लियर सबको भाई? वाई की लंबाई आपको पता चल गई 320 मीटर है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला, पढ़ो इसको। उसके बाद बोला है भाई, यदि वाई एक रेलगाड़ी 54 सेकंड में एक पुल को पार करते, पुल की लंबाई क्या होगी? सिंपल सी बात है भाई, हमें पता चाल कितनी इसकी, चाल है वाई की कितनी? 50। वाई की चाल कितनी? 50 है भाई। तो दूरी देख लो फिर, वाई के द्वारा तय की दूरी, वाई के द्वारा तय की दूरी क्या होगी? डिस्टेंस फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम। वाई की स्पीड कितनी है? 50 इंटू में 5/18 मीटर में बदलने के लिए कितने समय में? 54 में। कितने में भाई? 54 में। क्लियर कर दो, 18 तिया 54 होता है भाई, ठीक है ना। 25 तिया 75, 550, ठीक है ना। 550 दोनों की दूरी है ये, वाई की भी और पुल की भी, ठीक है ना। तो इसमें वाई की लंबाई कितनी है भाई? 320 है। तो इसका मतलब पुल की लंबाई कितनी होगी भाई? 430 होगी भाई। तो इसका मतलब जो पुल की लंबाई हो कितनी है? पुल की जो लंबाई है 430 है। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई अजय, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है? मेहनत करो भाई, तुम्हारे देखो पेपर में है ना कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी आएगी, ठीक है ना। इसलिए थोड़ी सी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हटके सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी आपका पेपर टाइम पे पूरा होगा। और प्रैक्टिस सेट करते हो ना तो टाइम जरूर नोट करो कि आप मैथ में कितना टाइम लग रहा है, रीजनिंग में कितना टाइम लगा रहे हो, आप जीके में कितना टाइम लगा रहे हो, कंप्लीट पेपर में कितना टाइम लगा रहा है। आप हर आदमी को अपनी हर एक एक्टिविटी का टाइम पता है ना, तो उसको ये समझ लो टाइम की वैल्यू है, ठीक है ना। आप खाने में कितना टाइम लगाते हो, सोते कितना टाइम हो, ठीक है ना। यदि आप एकेडमी तक जाते हो तो कितने टाइम में पहुंचते, तो आपको यदि हर एक टाइम का प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में है ना, तो आप हर एक काम टाइम से करोगे, ठीक है ना। हाँ भाई, क्लियर सबको? दोबारा बता देता हूं, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो इसका मतलब लंबाई क्या? दोनों की दूरी है, ठीक है ना। दोनों की दूरी क्या होगी? लंबाई होगी। हमने क्या निकाल लिया? दोनों की सापेक्षिक चाल निकाली, मीटर में बदला। उसके बाद समय इसने दे रखा है, दोनों एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती है।
तो दोनों ट्रेनों की लंबाई है 480 भाई। ये कह रहा है वाई की लंबाई एक्स से क्या है, दुगुना है, तो रेशो बनाया उसको बांटा मैंने। वाई की लंबाई ये है और एक्स की लंबाई कितनी 160 है भाई। क्लियर है सबको भाई, ठीक है। इसने कहा वाई जो है एक पुल को पार करती है विद इन 15 कितने सेकंड में, एक पुल को पार करती है 54 सेकंड, 54 सेकंड में पार करती है। तो हमें वाई की स्पीड पता थी, वाई की स्पीड आपको पता है, वाई का टाइम आपको पता है, तो वहां से ये पता कर सकते हो वाई ने पुल को पार किया है तो कितनी दूरी तय की है, टोटल कितनी दूरी तय की है 750, जिसमें से वाई ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई 320 है, तो पुल की लंबाई क्या होगी 430 होगी। क्लियर है सबको भाई, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई कोई छूट ना जाए बीच में, 77 के बाद 78 आ गया भाई, ठीक। अब देखो क्या बोला है, एक लंब वृत्ताकार बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया आपको, मतलब 2 पाई आर एच आपको दे दिया है, ऊंचाई दे रखी है, इसका मतलब यहां से आयतन पूछा तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, चलो निकाल देते हैं। आपको पता होना चाहिए बेलन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई, कवर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, जो कितना दे रखा है 1144, कर देते हैं 2 गुना में 22/7, त्रिज्या हमें नहीं पता, ऊंचाई आपको पता है भाई 1144, ठीक है। काटो इसको, 7 दूनी 14, 11 से काटो 2, 11 से काटेंगे 104, ठीक है ना। क्लियर है सबको भाई, इसको उस साइड ले जाइए, काट देते हैं एक बार, तो 54 4 से कटता है ना, 4 से कटता है, 4 से 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 6 का 24, 13, रेडियस कितना आ गया अपना 13 आ गया भाई, रेडियस आपका आ गया 13। हमें क्या निकालना है, आपसे पूछा वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, त्रिज्या आपकी कितनी है 13 गुना में 13, ऊंचाई कितनी है भाई 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना हो जाए 14, ठीक है ना। अब देखो इनके इकाई के अंक से एक बार थोड़ा सा करते हैं लगा के आइडिया सा, 9 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, दो नंबर है भाई, अब तो गुणा करनी पड़ेगी, गुणा कर दो फटाफट जल्दी कर देते हैं, 13 13 169, 169 गुणा में 44, काटो, 9 चौका 36, 3 16 चौका 64, 65 6 67, ठीक है ना, 6 3 4 7, ठीक है। क्लियर है सबको, हाँ भाई 7436 आ जाएगा, यही आ सबका, हाँ भाई करके देखे हैं क्या 7436। देखो पहले आपको लेटरल सरफेस एरिया दिया, कवर्ड सरफेस एरिया दिया, ये कवर्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना, और हाइट आपको दे रखी है, पहले क्या निकालोगे रेडियस निकालोगे, रेडियस के माध्यम से आप वॉल्यूम निकाल दो, क्योंकि आपको हाइट पता है, रेडियस पता चल गई, उसके बाद पुट कर दो, जो आएगा आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो क्या कर रहा है, बिल्कुल सही है भाई, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी भाई आपको। हाँ क्या बोला इसने, 15 संख्याओं का औसत कितना है, 15 संख्याओं का औसत कितना है भाई 2304, 23 4, ठीक है, गुणा कर दो, 15 चौका 60 जीरो है, 15 ते 45 और 51 1 5, 15 30 और 35, कितना आ गया अपना 351। इसके बाद क्या बोला, प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत कितना है 25 है, 25 नहीं 225 भाई, 225 आ गया भाई, ठीक है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, 7 संख्याओं का औसत कितना 22.5 है, 7 5 35, 3 7 14 और 3 17, 1 7 14 और 1 15 भाई। क्या बोला इसने, यदि 9वीं संख्या निकाल दी जाए, 9वीं संख्या निकाल दी जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा। यहां से कितना हो गया, हमारी संख्या कितनी यहां पर 16 है, और यहां पर योग कितना आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 सॉरी 5, यहां से हो गया अपना 12, 1 7 और 1 8, 2 और 1 3, ठीक है। अब इसका मतलब हमारी संख्या कितनी थी, यहां पर संख्या हमारी 15 और यहां पर संख्या कितनी है हमारी, ये कह रहा है यदि 9वीं संख्या को निकाल दिया जाए, संख्या हमारी 15 थी प्रथम, ये इसका मतलब एक संख्या को 2 बार काउंट किया हुआ यहां पर, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, संख्या हमारे पास थी 15, प्रथम 9 बोला इसने, प्रथम 9 देखो 1 2 3 4 5 6 और अंतिम क्या बोला इसने, अंतिम 7, इसका मतलब 9वीं संख्या को 2 बार गिना गया है, 9वीं संख्या को 2 बार गिना है हमने, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकालो भाई, कितना आ रहा है
दोनों का डिफरेंस निकालो, यहां से कितना है 382.5 और 351.0। 5 यहां से हो गया 1, यहां से हो गया 3। इसका मतलब नौवीं संख्या कौन सी है, 9th जो नंबर है 31.5 है। कितना है 31.5। हमें पता है कि भाई जो जिस संख्या को 2 बार गिना है, जिस संख्या को हमने 2 बार गिना है वो संख्या कौन सी है, वो संख्या हमारी नौवीं, और नौवीं संख्या कितनी आ गई 31.5 आ गई भाई। इसने कहा यदि नौवीं संख्या को निकाल दिया जाए तो बची हुई संख्या का औसत क्या होगा। देखो हमें पता है कुल संख्याओं का योग कितना, अपना कुल संख्याओं का योग 351 है भाई। कुल संख्याओं का योग कितना 351। यदि हम इसमें से 31.5 घटा दें, यदि इसमें से 31.5 घटा दें तो कितना बच जाएगा हमारा, यहां से हो गया 0, 0 से बच गया 5, यहां से कितना आ गया 10 में से गया 5, यहां से हो गया अपना 9, 9 में से कितना हो गया 31.5, 9, 10, 1, 31। औसत निकालना 14 के हिसाब से करो। फिर 14 दूनी 28, कितना बच गया 3। उसके बाद 28, फिर 2 की लगेगी तो 2 वाला 2 एक ही ऑप्शन है, तो कौन सा आ जाएगा आपका ए। ठीक है, कर लोगे। देखो दोबारा बताते हैं। 15 संख्याओं का औसत दे रखा आपको, इनका योग निकालो, कितना आ गया 351। 9 संख्या का औसत दे दिया, उसी में से अंतिम 7 का औसत दे दिया। ये फर्स्ट 9 है, ये लास्ट 9 है, 7 है। इनका हमने जोड़ देखा तो 382.5 आया। तो इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि यहां पर संख्या कितनी हो चुकी है, हमारी संख्या हो चुकी है 16 भाई। हमारी संख्या वास्तव में कितनी थी 15 थी। इसका मतलब ये फालतू क्यों है, क्योंकि एक संख्या को 2 बार गिना, वो कौन सी संख्या थी, अपनी नौवीं संख्या थी। इसका मतलब जो नौवीं संख्या है वो कौन सी है, नौवीं संख्या हमारी 31.5 है भाई। नौवीं संख्या 31.5 है। ये कह रहा है यदि नौवीं संख्या को निकाल दिया जाए, मतलब पूरे योग में से नौवीं संख्या को हम घटा देंगे, नौवीं संख्या यदि घटा दें तो कितनी संख्या का योग बच जाएगा हमारा 319.5, जो कितनी संख्याओं का योग बच जाएगा अपना 14 संख्याओं का योग बच जाएगा। तो औसत निकाल दो, कितना आएगा 22.8। ठीक है, कर लोगे भाई। आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं। पूरी स्टेटमेंट नहीं है ये, आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है 15% वार्षिक ब्याज की दर से, 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक धनराशि 2 साल में, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। यदि ब्याज हर 8 महीने में दिया जाता है, यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो धनराशि में उतने ही समय में ब्याज कितना होगा भाई, ब्याज की दर पर कितना होगा। देखो ये क्या कह रहा है भाई, 2 साल में ब्याज चुकाना मगर 8-8 महीने के हिसाब से चुकाना है। 2 साल में ब्याज चुकाना मगर किसके हिसाब से चुकाना है, 8-8 महीने के हिसाब से चुकाना है। और दर कितनी है अपनी 15%, 15% वार्षिक है, मगर हमें चुकाना कैसे है 8-8 महीने के हिसाब से। देखो और कितने साल का 2 साल का। अब एक बात सोचो आप, 2 साल को यदि हम 8-8 महीने के हिसाब से बांटे तो 8-8 महीने के, देखो 2 साल में 24 महीने होते हैं, 2 साल में 24 महीने होते तो 8-8 महीने के कितने टुकड़े बनेंगे, 3 बनेंगे। 8-8 महीने कितने टुकड़े बनेंगे 3। मतलब ब्याज जो हमें चुकाना पड़ेगा वो 3 बार चुकाना पड़ेगा। क्लियर सबको, ब्याज जो चुकाना पड़ेगा कितने बार चुकाना पड़ेगा, वो 3 बार चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब 15 का क्या करोगे, 15 को क्या कर दोगे भाई, 15 का यदि 12 महीने का यदि ब्याज की दर 15 है तो अपना 8 महीने का कितना होगा, 15 बटे में 12 गुना में 8। ठीक है, काटो इसको, 3 से 5, 3 से 4, 4 से 2 कितना हो जाएगा अपना 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 10%। 10% की दर से हमें ब्याज चुकाना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, ये 15% तो वार्षिक है। यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 5958 रुपए हो जाता है, जिसमें ब्याज हर 8 महीने में चुकाया जाता है। ब्याज हर 8 महीने में चुकाया होगा, इसका मतलब है 3 बार उसने ब्याज चुकाया होगा। और किस हिसाब से चुकाया होगा, 15% है 12 महीने,
12 महीने का, क्योंकि वार्षिक बोला ना इसने। 15% 12 महीने का, तो 8 महीने का कितना होगा 10%। इसका मतलब 10% के हिसाब से हमें ब्याज दिया होगा। तो 10% का यदि हम देखें, मैंने क्या बताया था आपको 3 बार में, 10% को 3 साल के हिसाब से दर क्या बनेगी अपनी 33.1 बनेगी। ये बात तो मैंने आज भी बताई थी आपको, याद है क्या? 10% के हिसाब से ब्याज कितना बनता है। देखो 3R प्लस में 3R स्क्वायर बाय 100 प्लस में R क्यूब बाय 10,000। देखो 3R कितना हो गया 10 या 30 हो जाएगा, प्लस में 100 या 300, 300 से क्या हो जाएगा 300 बटे में 100 करेंगे हम, 20 से 20 कट जाएगी। और यहां से देखो 10 को 3 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10,000। 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10,000 हो जाएगा हमारा, 1000 हो जाएगा। 1000 बटे में करेंगे हम 10,000, 30 से 30 कटेगी, यहां से हमारी क्या बचेगा 0.1। तो यहां से हो गया 33.1 बनेगा। वैसे भी आप देखते हो नॉर्मल तरीके से 100 रुपए का 10% के हिसाब से 3 बार हम देखते हैं तो 33.1 ही बनता है हमारा। तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जो ब्याज की दर है हमारी वो कितनी है भाई, ब्याज की जो दर है वो अपनी 33.1 है। ब्याज की दर कितनी है 33.1 है। इसने क्या बोला है ब्याज कितना चुकाया है भाई, इसने बोला 33.1 जो ब्याज चुकाया है वो कितना है हमारा 5958 रुपए के बराबर है, 5958 रुपए के बराबर है। क्लियर है भाई बात? दोबारा बताता हूं। अभी इसने बोला कि यदि वही दर हो, वही दर वार्षिक के हिसाब से, देखो इसने बोला है यदि ब्याज वार्षिक के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है तो उसी धनराशि उतने समय में ब्याज कितना होगा भाई, उतने समय में ब्याज कितना होगा। देखो दोबारा देखो, 2 साल का 8-8 महीने ब्याज चुकाएगा तो 3 बार ब्याज चुकाएगा। कितनी बार चुकाएगा 3 बार। और दर जो है 15% वार्षिक है, तो 8 महीने के हिसाब से दर कितनी बनेगी अपनी 10% बनेगी। क्लियर सबको भाई? अब हम देख लेते हैं यदि यही दर हो, यही दर हो, यही समय हो, तो हमारा 2 साल का 15% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनता है। 2 साल का 15% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा, 2 साल की हम बात करते हैं। देखो 2 साल का 15% के हिसाब से, 2 साल का 15% दर अपनी 15% है भाई, तो सक्सेसिव रिमाइंडर लगा दूं, कौन सा फॉर्मूला x प्लस वाई, मैं अलग से इस साइड लिख लेता हूं। 2 साल का दर यदि 15% है तो आपको पता होना चाहिए x प्लस का y प्लस में एक्स वाई बटे 100 होता है 2 साल के लिए। तो 15-15 30 हो जाएगा भाई, 15-15 30 और 15-15 225, 2.25, इसका मतलब 32.25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा ब्याज 32.25%। ठीक है, तो 32.25% किसके बराबर होगा, ब्याज पूछा है क्या? ये कह रहा है उसी ब्याज की दर से कितने हो जाएगी वो राशि, धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन पूछा है। यदि ये ब्याज है तो मिश्र धन कितना होगा, मूलधन 100 रुपए है तो 132.25 हो जाएगा। तो 132.25 किसके बराबर, इसको सोल्व कर दो, जो आएगा आपका उत्तर होगा। ठीक है, जो आएगा आपका उत्तर होगा। क्लियर है? काटो इसको, कितने बजा रहा है बताओ मुझे, आंसर कितना आ रहा है इसका, कौन देगा इसका आंसर? काट दो, क्या हो गया, पॉइंट हटा दो इसका, एक जीरो और आ जाएगी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 5 से काटो, 5 छीके 30, 5 छीके 30, 5 दूनी 10, 5 से काटो, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 छीके 30, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 5 25, ठीक है भाई। काटो इसको, कितने में जाएगा ये, 9 दूनी 18, 1, 9 छिका 54 55, 5, 9 छिका 54 और 5 59, 9 पे गया भाई, 9 5 45, आखिरी में 5 आएगा, है किसी ऑप्शन में, आखिरी में 5, एक ही ऑप्शन है भाई, 23,805।
ठीक है, कर लोगे? यही आ रहा है क्या? एक चेयर आएगा यहाँ, ठीक है, आखिरी में 5 आएगा, ये आंसर आपका। ठीक है, 23,805। दोबारा देखो, इसने कहा ब्याज की दर 15% वार्षिक है, यदि ये ब्याज 8-8 महीने में चुका जाता है तो ब्याज कितना बनता है? 5958 रुपए। अब 8-8 महीने के हिसाब से देखें तो पूरे साल में 2 साल में 3 बार वो बंदा जाएगा वहां पर ब्याज देने के लिए। क्लियर है? इसका मतलब ये तो हो गया हम 3 साल के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, 12 महीने में 15% ब्याज दे रहा है तो 8 महीने में कितना चुकाएगा वो? 10% चुकाएगा। 10% का अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बता रखा 3R प्लस में 3R स्क्वायर बटे में 100 प्लस में R क्यूब बटे में 10,000। इसके मेथड से आप क्या निकाल सकते हो? चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। अपना चक्रवृद्धि ब्याज है ये 33.1%, जो किसके बराबर है? 5958 के बराबर। इसने कहा यदि ब्याज की दर यही हो और समय 2 साल हो तो मिश्र धन कितना होगा? ठीक है, अपनी जो राशि कितना हो जाएगी? देखो, अब इसके हिसाब से हम देखें 2 साल का 15% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है अपना? ये बनता है भाई 32.25। ठीक है, यदि प्रिंसिपल अपना 100% है, प्रिंसिपल यदि 100% है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 132.25। तो हमें पता 33.1% 5958 के बराबर है, 132.25 किसके बराबर होगा? 23,805 के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला पढ़ो क्या कह रहे हैं। बोलो भाई, क्या बात करनी थी? देखो, ये कह रहा है एक व्यापारी जो है 40 दर्जन केले 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है और उसका 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेच देता है। देखो, 40 दर्जन का 3/4 भाग कितना बनेगा भाई? 30 दर्जन बनेगा। ठीक है ना, 30 दर्जन। ठीक है, 30 दर्जन उसने बेचा कैसे? 30 दर्जन बेचा उसने कैसे? 25% के हिसाब से। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोला? 25% के लाभ पर बेचा। तब तक वह 2 दर्जन केले सड़ चुके थे। अब 2 दर्जन खराब हो गए हमारे। ठीक है ना, 2 दर्जन जो है हमारे खराब हो चुके हैं। 2 दर्जन क्या हो गए? हमारे खराब हो चुके हैं। ठीक है भाई, उसके बाद सड़ चुके हैं, बचे हुए बच गए कितने? 30 और 2 32, 8 दर्जन बच गए हमारे। कितने बच गए भाई? 8 दर्जन। 8 दर्जन पर 5% की हानि पर बेचता है, 5% की हानि पर बेचा भाई उसने। ठीक है ना, पूरे सौदे पर उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है, पूरे सौदे पर क्या प्रॉफिट होगा। देखो, अब एक बात सोचो, 2 दर्जन खराब हो गए हैं। अब 2 दर्जन खराब हुए तो उसका तो कोई पैसा नहीं मिला होगा उसको, उस पर तो लॉस हुआ होगा। मान लो एक बात सोचो, 2 दर्जन उसने 40 रुपए के खरीदे होंगे, तो मान लो 40 रुपए का बेचता तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होता। 40 रुपए का खरीदा, 40 का बेचता तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। फिर तो हम समझते जीरो, कोई ना लाभ हुआ ना हानि हुई। मान लो ये इसी 40 रुपए वाले केलों को ये बेचता 50 का, तो हम बोलते 10 रुपए का लाभ हुआ। यदि इनको बेचता है 30 रुपए में, तो हम कहते 10 रुपए की हानि हुई है। तो मगर हमें पता है ये 2 दर्जन इसने क्या हुआ? 2 दर्जन पर तो पूरा पूरा लॉस हुआ है ना भाई, 100% का 100% लॉस हुआ। क्लियर ये बात भाई? ये जब इसका ना तो इसके पास कोई पैसा आया, ठीक है भाई, किसी को बेचा ही नहीं, जो खराब हो गए वो तो उसके लिए वेस्टेज है और उसका लॉस है वो, सीधी सी बात है। 2 दर्जन पर तो 100% लॉस आया है, ना हम 10% बोल सकते ना 20%, पूरा पूरा लॉस हो गया भाई। हमारे पास क्या
4 दर्जन केले हैं और सारे खराब हो जाए तो लॉस कितना हुआ? 100% लॉस हुआ, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब हमें देखते हैं यहां पर पूरे सौदे पर जो जितने भी हमारे पास 40 थे, 40 दर्जन हमारे अपने पास केले थे, उस पर प्रॉफिट कमाना है। क्या कमाना है? प्रॉफिट। देखो कैसे भाई, 30 दर्जन तो बेचा है उसको 25% के लाभ पर, ठीक है, और 2 दर्जन को बेचा 100% के लॉस पर, और 8 दर्जन को बेचा है 5% की हानि पर, और ओवरऑल लाभ कमाना चाहता है कितना? 40। ओवरऑल लाभ कितना कमाना चाहता है? 40 कमाना चाहता है। क्लियर है भाई सबको? देखो देखो 750 हो गया, माइनस का 200 माइनस का 40 बराबर 40p, ठीक है। अब देखो कितना हो गया ये, 240 घटाएंगे, 240 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 300, 240 घटा दो यहां से 510, 510 बराबर 40p। p कितना हो जाएगा? 51/4। बोले तो 2, 4 एकम 4, बच गया कितना? 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, बच गया 3, 4 28, 4 5। तो कितने परसेंट के लाभ पर बेचना पड़ेगा इसको? तो प्रॉफिट कितना होगा भाई? 12.75। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतारो। देखो 60 रुपए को तो भूल जाओ आप, क्योंकि यहां पर परसेंटेज वैल्यू बतानी है, तो 60 का तो कोई रोल ही नहीं है। जानबूझ के देता है ऐसे नंबर को ताकि बच्चा नंबर का यूज करे और वहां पर फंस जाए। दोबारा बताता हूं, देखो, ठीक है, ओके ओके तरुण कर लेना कॉल, कोई दिक्कत नहीं। देखो 40 दर्जन इसके पास है, 3/4 हिस्सा इसने क्या कर दिया? 25% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है ना। 25% के लाभ पर बेचा है तो 40 का 25% कितना होगा? 3/4 कितना होगा? 30 दर्जन। 30 दर्जन इसने बेचा 25% के लाभ पर, 2 दर्जन खराब हो गए जिस पर लॉस कितना कितना हुआ? पूरा पूरा 100% लॉस हुआ है, ठीक है ना। बाकी बच गया 8%। 8 दर्जन बचा हमारा, किस पे बेचा उसको? बाकी को बेचा 5% के लॉस पर। अब यहां पर देखा जाए 30 दर्जन 25 के लाभ पर, 2 दर्जन 100% की हानि पर, 8 दर्जन 5% की हानि पर, और ओवरऑल प्रॉफिट देखना हमें 40 पर, ठीक है। 40 पे देखना कितना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां से देखा हमने ओवरऑल कितना हुआ है हमारा? 510 बट 40p, तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकालें तो कितना आएगा? 12.75। तो ओवरऑल पे कितना लाभ होगा इसको? इसको लाभ होगा हमारा 12.75 पर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या बोला इसने? कल भी आया था ना ऐसा क्वेश्चन हमारा, कल भी आया था, है ना। देखो 397, 435 और 541, शेष कितना बचाना? मैंने कहा था बड़ी से बड़ी संख्या में यदि आप शेष बचाना चाहते तो पहले शेष को छुपा लो। शेष को हटा दो, 391 हो गया हमारा, यहाँ से 425 हो गया भाई, यहाँ से कितना हो गया? 7, यहाँ से बच गया 3, 2 और 5, 527, ठीक है। एचसीएफ निकालना होता है, अंतर निकाल दो कितने का है। अंतर कितने का है? यहाँ से 4, यहाँ से कितना आ गया अपना? 34, ठीक है। कितना आ गया अपना? 34, 17 दूनी 34, इसका मतलब 17 इसका हो सकता है एचसीएफ, क्योंकि 2 से तो भाग होते ही नहीं है। 17 दूनी 34, एचसीएफ कितना आ गया अपना? 17 भाई, एचसीएफ आ गया 17। अब पुट कर दो यहाँ पर 3x प्लस का 4, तो x का वैल्यू 17 आ गया हमारा। x का वैल्यू 17, तो 17 × 51, 17 × 51, 51 और 4, 51 और 4 55 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, यही आंसर हो जाएगा। उतारो, ठीक है भाई, हो जाएगा। एचसीएफ आप अंतर से भी निकाल सकते हो ना, इन दोनों में अंतर कितने का? 34 का। 34 का टुकड़ा बना के देखो, 17 दूनी 34, 2 से तो भाग होता ही नहीं कोई भी नंबर, तो 2 तो एचसीएफ हो नहीं सकता, बच गया क्या? 17। हमें पता 17 भाग होता है, 17 दूनी 34, 17 × 51 भाग करता है इसको पूरा पूरा। देखो 17 दूनी 34, 17 × 85 पूरा पूरा भाग करता है ना। 17 दूनी 34 बच गया 8, 17 × 85 भाग करता है इसको, है ना। 17 × 51, 17 × 17 पूरा पूरा भाग करता है। इसका मतलब एचसीएफ क्या आएगा अपना? 17 आएगा। इसका मतलब वो संख्या है 17 जो इसको तो पूरा पूरा भाग करती है। जब इसको करोगे 6 फालतू 6 शेष बचेगा, 10 फालतू 10 शेष बचेगा, 14 फालतू 14 शेष बचेगा। एचसीएफ कितना आया अपना? 17 आया। एक्स की वैल्यू 17 आ गई, कल भी आया था ऐसा क्वेश्चन, तो उसका एचसीएफ मुझे ध्यान नहीं है कितना था। 17 × 51 और 4 कितना हो जाएगा? 55। नेक्स्ट,
ये आ गया भाई पुराना मूल्य वाला। मैंने कहा था आरंभिक मूल्य का मतलब होता है वास्तविक मूल्य, रियल प्राइस। रियल प्राइस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम? ओल्ड प्राइस का। ओल्ड प्राइस का फॉर्मूला क्या लिखवा रखा मैंने आपको? ओल्ड प्राइस का x% गुना में रुपए, 100 प्लस माइनस x% गुना में केजी। यही बताया था आपको। देखो कितने परसेंट की कमी हुई है? 20% की, तो 20 लिख दो भाई। कितने रुपए में? 4500 रुपए में। कमी हुई है तो माइनस कर दो 80। कितने किलो? 15 लीटर। ठीक है, कितना लीटर? 15। काट दो इसको। ये कितना हो गया भाई? 4 हो गया हमारा, 4। ठीक है, 75, 75 रुपए आ गया भाई, 75 रुपए प्रति लीटर। क्लियर है? ओल्ड प्राइस। कौन सा? कौन सा 40% भाई? ये 40% नहीं है अमित, 40% नहीं है मेरे भाई, 40 दर्जन है ये। 40% नहीं है, 40 दर्जन थे ना। देखो दर्जन की वैल्यू संख्या, देखो दर्जन दिखाता हूं, सारे सारे पूरे कर रहा हूं मैं। देखो 30 दर्जन यहां पर, 2 दर्जन यहां पर, 8 दर्जन यहां पर, 30 और 2 32 और 8 40, 40 दर्जन है वीरे, 40% नहीं है। ठीक है ना? यही पूछ रहे थे क्या? नेक्स्ट देखो, 40% प्रॉफिट नहीं था ये, है ना? 40 दर्जन था ये भाई। 40 दर्जन को किस प्रॉफिट पर बेचे, है ना? ये बात हो रही थी। ये कह रहा है एक वृत्ताकार बाग की परिधि, मतलब 2 पाई आर दे दिया आपको। 2 पाई आर आपको कितना दे दिया? 253 दे दिया भाई। ठीक है, तो 2 गुणा में 22/7, आर त्रिज्या है 253 है भाई। ये कटेगा पूरा पूरा, 11 से भी तो कटता ही। 11 दूनी बाई, 11 तिया 33। इसको उस साइड ले जाओ, ले जाओ उस साइड, काट दो इसको। आर बराबर कितना हो गया? 23 गुणा में 7/4। ये रेडियस आ गया। ठीक है, क्या बोला? इसको समतल कराने के लिए 8 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा आएगा? तो एरिया निकालना। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई 22/7, त्रिज्या आपकी कितनी है? 23 गुणा में 7/4, 23 गुणा में 7/4, खर्चा कितना है? 8 रुपए। काट दो, 7 से 7 गया भाई, 4 दूनी 8, 2 11, 3 तिया 9, 9 तिया 63, आखिरी में 3। कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। देखो इकाई के अंक से गुणा करोगे ना, देखो 7 तिया 21, 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, आखिरी में 3 आना चाहिए। ठीक है, कर लोगे भाई? 40,733 ये आंसर हो जाए। देखो समतल का मतलब है एरिया की निकालना। यदि इस पे फेंसिंग करनी होती, बाड़ बनानी होती, तो उसमें क्या निकालना होता? परिधि निकालनी होती। ठीक, नेक्स्ट अगला क्या बोला भाई? ये अगर ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ये 3 कैंडिडेट है भाई, ए बी और सी। ठीक है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। यदि ये 100 है तो 120 है भाई। ठीक है ना? ठीक है, चलो। सी की आय ए और बी की कुल आय का, ए और बी की कुल आय कितनी होगी? 220। ए और बी की कुल आय कितनी है? 220 का 55% है, का 55% है भाई। ठीक है, चलो काट दें इसको, काट दो। 5, 11 और 11, 11 11 कितना हो गया? 121। यही बनेगा ना? 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 11। ठीक है, कितना आ गया अपना? 221। क्या बोला इसने? सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? कम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अंतर अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100। 55% कम बोला है भाई। एक सेकंड, 55% नहीं, 55% कम बोला है। 55% कम बोला है भाई। कम का मतलब कितना? 45%। 55% कम तो ऐसे निकालोगे, है ना? काटो, 5, 11, 9, 11 99। क्लियर सबको भाई?
इसका मतलब सी कितना है अपना 99%, सी कितना है 99%, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोला, सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। कम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कम परसेंटेज सी का और ए का पूछा है। अंतर अधिक वैल्यू नीचे, अंतर कितने का दोनों में 21 का, अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100, ठीक है। काट दो इसको, काटा पीटी कर दो, जो आएगा आपका उत्तर होगा 210/12, ठीक है। काट दो इसको, हाँ भाई काट दें, 12 से काटो, 12 एकम 12, ठीक है। कितना बच गया यहाँ से अपना 9, ठीक है। 12 अट्ठा 96, 12 छिक 72, 12 7 84, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से, सही 17.5 क्या आ रहा है भाई, यही आ रहा है क्या, देखो एक बार। 17.5 आना चाहिए, यही आ रहा है, सही है, फिर यही आ रहा है, ठीक है। दोबारा बताऊं क्या, इसने बोला ए की आय बी से 20% अधिक है, ये 100 तो 120 है। जो सी की आय है, सी की आय इन दोनों की आय से कितना कम है, 55% कम है। 55% कम का मतलब है 45% देखना, ठीक है ना। 220 का 45% कितना बना 99। इसने बोला सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। कम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अंतर अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100, ठीक है। उसका परसेंटेज वैल्यू निकालोगे आप, आगे काट सकते हो 105/2 से काटोगे 6, तब भी यही आएगा आपका, ठीक है ना। राशि का 102 सही। नेक्स्ट क्या बोला इसने, ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें मैंने आपको दर निकालनी सिखाई है और प्रिंसिपल निकालना सिखाया है। क्या बोला इसने, 4 साल में, 4 साल में मिश्र धन कितना है 5796 रुपया है भाई, और 7 साल में कितना है 6993 रुपया है। क्लियर सबको। तो 3 साल का ब्याज कितना बढ़ा, 3 साल का ब्याज कितना बढ़ा भाई, घटा दो इसमें से 7, यहां से कितना बच गया अपना 8, 8 में से घटाएंगे 9, यहां से बच गया 8, 1 यहां से बच गया 1, ठीक है। 3 साल का ब्याज कितना हो गया हमारा, 3 साल का ब्याज ये है, तो 4 साल कितना होगा, 4 साल का देख लो फिर, 1197/3 गुणा में 4, 3 से कटता बिल्कुल कटता, 9 9 18 होता, 3 तिया 9, काटो इसको, 3 तिया 9 हो गया भाई हमारा, ठीक है। 3 तिया 9, 9 2 11, 3 निम 27, 3 निम 27, ठीक है। गुणा कर दो, 9 चौका 36, 3 9 चौका 36 और 3 39, 3, ठीक है। 4 तिये 12, 12 और 3 15, तो अपना ब्याज कितना हुआ 1596 रुपये। कितने साल का, 4 साल का। तो प्रिंसिपल कितना होगा 5796 माइनस का 1596, 0 0 यहां से हो गया 4200 रुपया। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना अपना 4200 रुपया है। मगर आपसे क्या पूछा गया है, ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी फिर तो, क्योंकि 7200 रुपए का पूछा है, 7200 रुपए का 2.5 साल के लिए साधारण, उसी दर से 7200 रुपए की धनराशि का उसी ब्याज की दर से 2.5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। इसका मतलब पहले आपको दर निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी, दर निकालनी पड़ेगी। दर निकाल दो, फिर आपको पता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100, तो समय आप 3 साल लोगे तो 3 साल का ब्याज रखना पड़ेगा। 3 साल का ब्याज कितना 1197 भाई, ठीक है। काटो इसको, कितने बजा रहा है, 2 0 से 2 0 गया, 3 से कटता, ये बिल्कुल कटता, 3 से काटा था अभी हमने, कितना आया था 339, 339 आया था हमारा। आगे कितना आ गया, दर आ गई अपनी, दर आ गई भाई 339 बटे में, सॉरी 399, 399 आया था ये, 399 बटे में 42, ठीक है ना। ये ब्याज की दर आ गई मान लो, ठीक है। अब ब्याज की दर आ गई, आगे सोल्व कर दो। हमें हमसे पूछा गया 7200 रुपए का मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, कितने बजाएगा, 2 0 से 2 0 गया हमारा, 2 से काटेंगे 36 दूनी 72, ठीक है। 3 से काटो, 3 से 14 28 14 30 42, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। उसके बाद 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे अपना 18 दूनी 36, ठीक है। 7 से कटता है, 7 एकम 7, 7 निम 63 है, 7 एकम 7, 7 निम 63। आखिरी में क्या आएगा अपना 5 8, आखिरी में 0, कौन सा ऑप्शन है अपना 0, 0 को तो सारे गुणा करनी पड़ेगी, फिर तो गुणा कर दो। इसकी कितनी आएगी 18 गुणा में 95, ये 18 5 90, 19 निम 171,
19 नीमा 171 होगा, 18×5 = 90 होता है ना। 19 नीमा 171, कौन सा ऑप्शन है? आ गया, डी ऑप्शन है भाई, ये आंसर है। डी आंसर। देखो दोबारा बताता हूँ, 4 साल में मिश्र धन कितना हुआ? 5796। 7 साल में कितना हुआ? 6993। 3 साल का ब्याज कितना हुआ? 1197। 4 साल का ब्याज कितना बनेगा? 4 साल का क्यों पता किया मैंने? क्योंकि 4 साल का मिश्र धन पता आपको, 4 साल का ब्याज पता कर लो, वहां से प्रिंसिपल आ जाएगा कि अपना मूलधन कितना था। अब ब्याज की दर निकालेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 3 साल का ब्याज, 3 साल लोगे तो 3 साल का ब्याज रखना पड़ेगा, 4 साल लोगे तो 4 साल का ब्याज रखना पड़ेगा। देखो यदि ये यही मूलधन बोलता, यदि ये बोलता प्रिंसिपल यही है हमारा, प्रिंसिपल हमारा यही है 7200 की बजाय ये बोलता यही राशि का 2.5 साल में कितना ब्याज होगा, फिर तो मैं सीधा यहां पर क्या रखता, 3 साल का ब्याज इतना तो 2.5 साल का कितना होगा, सीधा उत्तर आ गया था अपना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहां पर क्या है, प्रिंसिपल अलग बोला, 7200 रुपए बोला इसने, कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। हाँ वो तो क्या है भाई, देखो आपको पहाड़े पे पकड़ बनानी पड़ेगी। उसके बाद देखो, मैंने आगे काटा ही नहीं है, कट रहा था, हालांकि मैंने काटा नहीं, 3 से कट रहे थे ये, मैंने काटा नहीं, आगे सीधा यूज कर लेंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता भी ये दर आ गई, मान लो दर आगे काट सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसका सीधा यूज कर लिया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 16 किया तो तब भी कट रहा हमारा, क्योंकि कटे थे पूरे पूरे गए ये हमारे, क्योंकि उत्तर इंटीजर में पॉइंटों में है ही नहीं हमारा आगे। ठीक है, देखो मैं बताता हूं आपको, यदि आपका उत्तर पॉइंटों में नहीं है ना तो समझ लो पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, काटते जाओ ताकि और भी छोटा हो जाए। नेक्स्ट क्या बोला इसने, अनीता एक वस्तु पर अपनी लागत मूल्य से 210 रुपए अधिक मूल्य अंकित करती है। जब वह इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा तो उसे 10% की हानि हुई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा भाई? क्लास की टाइमिंग तो 8 बजे थी, आज लेट हो गए भाई। ठीक है ना, आज ओबीएस नहीं चला, जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जो रन करता है इनको, कैमरे को रन करता है कंप्यूटर से जोड़ता है, तो चल नहीं रहा था। ठीक है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। देखो भाई, सुनो बात मेरी, सीपी और एमपी, ठीक है, यदि हम 100 में से डिस्काउंट, मतलब अपने 100% हम सीपी को मानते हैं, मान लो, या क्रय मूल्य को मानते हैं, ठीक है, एमपी को मानते हैं, एमपी को हमने 100% मान लिया। ठीक है ना, यदि 100 में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो क्या आता है हमारा, सीपी आता है, और 100 में प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो क्या आता है अपना, एमपी आता है, या 100 में से लॉस को घटाते हैं तो क्या आता है अपना, एमपी आता है। ठीक है ना, समझ गए बात? अब देखो सुनो बात मेरी ध्यान से, इसने बोला यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं इसको, इसने बोला अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा भाई, क्रय मूल्य कितना होगा, 100 में से 20 गया, क्रय मूल्य अपना 80% है। ठीक है, और लाभ कितना, हानि कितनी हुई, 90 की, 10 की हानि हुई है, तो सीपी कितना होगा भाई, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90। इन दोनों का रेशो देखा जाए तो क्या बनेगा अपना, सीपी का और एमपी का रेशो बनेगा 8 और 9। ठीक है, 8 और 9। इसने क्या बोला है, लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया है, 210 रुपए अधिक अंकित किया है। आप खुद देखो, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, 1 अधिक है, जो किसके बराबर है, 210 के बराबर है, जो किसके बराबर है भाई, 210 के बराबर। क्लियर सबको, 210 के बराबर। हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, तो सीपी कितना अपना, सीपी तो अपना 8 है, 8 किसके बराबर होगा भाई, 8 दूनी 16, 1680 रुपए। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना अपना, 1680 रुपए है। मगर इसने क्या बोला है, विक्रय मूल्य क्या होगा यदि इस पर 10% की हानि हुई है, 10% की हानि पर विक्रय मूल्य क्या बनेगा, 1680 गुणा में 10 की हानि बोले तो 90 बटे में 100 भाई, बटे में कितना हो गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे हम, 8 नहीं 72, आखिरी में 2 वाला कौन सा ऑप्शन है, आखिरी में 2 वाला एक ही ऑप्शन है, तो 1512 रुपए हो जाएगा।
ठीक है। देखो 100 में यदि हम डिस्काउंट को घटाते हैं तो अपना सीपी आता है, 100 में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो एमपी आएगा, या लॉस है तो लॉस को घटाएंगे, लॉस दे रखा तो घटाएंगे, प्रॉफिट दे रखा तो जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो एमपी, ये एमपी होगा हमारा, ये एसपी होगा, एसपी होगा। सीपी का और एमपी का दोनों का रेशो क्या बनेगा, 8 और 9। ये बोल रहा है कि लागत कीमत, मैं इसको जैसे आपको क्लास में कराता ना उस तरीके से भी करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। उस तरीके से भी करा दूंगा, मैं यहाँ पे रेशो से करवा रहा हूँ आपको, उस तरीके से बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, 8 और 1, कितना अधिक है, 1, जो किसके बराबर है, 210 के बराबर है। तो 8 अपना सीपी, तो सीपी किसके बराबर होगा भाई, 1680 रुपए। क्रय मूल्य आपको पता चल गया, विक्रय मूल्य निकालना। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य 100 माइनस का लॉस बटे में 100। क्लियर है सबको। अब उस तरीके से करते तो उस तरीके से कराते हैं आपको। देखो देखो हमारे पास ये सीपी होता है, ये एमपी होता है, ये एसपी होता है, ठीक है ना। इसने बोला भाई, इसने बोला यहां पर 20% की छूट देकर 10 की हानि हुई है। यदि क्रय मूल्य अपना 100% है, 10 का लॉस हुआ है, 10 का लॉस का मतलब ये कितना हो जाएगा अपना, 90% हो जाएगा भाई। और डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब एमपी कितना होगा यहां से, 90 गुणा में 80 बटे में 100। क्लियर है आपका। हाँ भाई 20 का हानि हुआ है तो एमपी कितना अपना, 20 का हानि हुआ तो एमपी कितना अपना 72 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। 10 का हानि हुआ 90 और 20 का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहां से कितना होगा, उल्टा कर दिया हमने। एसपी क्या होता है, एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 बटे में 80, ठीक है। 20 से 20 गया हमारा 25, काट दो इसको, 2 4 से काटेंगे, 25 निमा 225, 225 बटे में 2, ठीक है। ये क्या आ गया अपना, एमपी आ गया। अब आप खुद बताओ, एमपी, एमपी जो है, एमपी सीपी से कितना अधिक है, एमपी जो है सीपी से कितना अधिक है भाई, 25 बटे में 2% अधिक है, जो किसके बराबर है, 210 के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा गया, एसपी पूछा गया, तो 90% किसके बराबर होगा। देखो 210 बटे में 25, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, और 90 साथ में गुणा में आ जाएगा। काटो इसको, 5 से काट दूं, 5 से काटें 5, 5 से 18, 5 से काटो, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, ठीक है। 8 चौका 32, आखिरी में 2 आएगा, तो यही ऑप्शन अपना कितना, 1512। आप इस तरीके से भी कर सकते हो भाई। नमस्कार भाई धर्मेंद्र। देखो क्रय मूल्य 100% है, 10 का लॉस हुआ इसको, 10 का लॉस का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 90%, 20 के डिस्काउंट पर बेचा गया है, तो एमपी कितना बनेगा, एमपी बनेगा 225 बटे में 2%। अब आपसे बोला गया है कि एमपी जो है ज्यादा है किससे, सीपी से, कितना, इसने बोला 210 रुपया। हमें पता कितना ज्यादा, गुणा लघुत्तम लेंगे तो 200 हो जाएगा, 225 माइनस का 200, 25 बटे में 2% अधिक है, जो किसके बराबर है, 210 के बराबर है, तो 90%। सीपी पूछा, एसपी पूछा आपसे, यदि आपसे पूछता सीपी तो मैं यहाँ पर 100% चेक करता, तो जब अब एसपी निकालना तो सीधा मैं क्या रखूंगा, यहाँ पर 90% रखूंगा, तो 90% किसके बराबर होगा भाई, 1512 के बराबर। क्लियर है सबको भाई, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला इसने, पढ़ो। ए एक निश्चित काम को 18 दिन में पूरा करता है, जबकि बी 30 दिन में पूरा करता है भाई, दोनों एक साथ मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। चलो देखो, ए 18 दिन में, बी 30 दिन में, लघुत्तम कितना आएगा, 90, काम कितना करना है, 90, 18 5 90 3, ठीक है। अब क्या बोला इसने, दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया, 9 दिन तक काम करते हैं, शेष काम को कौन करता है, सी अकेले करता है भाई। यहां पर दोनों ने काम किया, 9 दिन काम किया। आप खुद सोचो, 8 काम करेगा तो 72 काम हो गया। यहां पर कितना काम हुआ है, 8 काम दोनों करते हैं, 9 दिन में कितना काम किया, 72 काम किया। शेष काम कितना बच गया भाई, 18 काम बच गया। कितना काम बच गया, 18 काम बच गया। ये कह रहा है शेष काम को 4 दिन में करता है, इसका मतलब 4 दिन में करता है। देखो काम कितना करता है, 18, और कितने दिन में करता है, सी 4 दिन में करता है। तो इसका मतलब सी की जो क्षमता है मेरे भाइयों,
सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता 18/2 बोले तो 9/2 क्षमता है। सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 9/2 है। सी की कैपेसिटी कितनी है, 9/2 है। किससे करवाना है इसने, यदि दो ए और बी एक साथ मिलकर, बी और सी मिलकर काम करे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो हमें पता है सी की क्षमता 9/4 है, 18/4 का मतलब 9/2, 18/4 का मतलब कितना हुआ, 9/2 इसकी एफिशिएंसी है। अब दोनों मिलकर काम करें, दोनों मिलकर काम करते हैं, काम कितना करना, 90। अब यहां पर बी और सी की एफिशिएंसी देखें, 9/2 प्लस का 3 कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 15, 15/2 एफिशिएंसी आ गई। कर दो इसको, कितना समय लेंगे, काम कितना है 90, 15/2, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, ठीक है, काटो इसको। 15 छिक्का 90 कितने दिन में कर देंगे भाई, 12 दिन में कर देंगे। कौन सा ऑप्शन है, बी। देखो दोबारा बताता हूं, ए 18 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। लघुत्तम कितना आया 90, काम कितना करना है भाई 90 काम करना है। यहां से इनकी कैपेसिटी पता चल गई, ए की क्षमता 5 है, इसकी क्षमता कितनी है 3 है। अब 8 क्षमता दोनों की, कितने दिन में कितने दिन तक काम करते हैं, 9 दिन तक काम करते हैं। 9 8 72 काम करते होंगे, काम कितना 90, बच गया कितना काम, 18 काम बच गया। 18 काम को सी करता 4 दिन में, इसका मतलब सी की कैपेसिटी कितनी है, सी की कैपेसिटी जो है वो 9/2 है। अब सी की क्षमता 9/2 है, सी की क्षमता 9/2 है, बी की क्षमता 3 है, तो दोनों की क्षमता 15/2 हो गई। काम कितना 90, 90 काम को 15/2 7.5 के हिसाब से कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये 12 दिन में पूरा कर देंगे। हाँ भाई, बनेगी बात कुछ, हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें किसी को। नेक्स्ट क्या बोला इसने, 13 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग आपको दे दिया है, तो इन संख्याओं की में जो अभाज्य संख्या उनका योग क्या होगा। देखो भाई 13 लगातार, लगातार सम संख्या का योग आपको, पूर्ण संख्या का योग दिया है। देखो अब योग कितना अपना, योग आपका 1339 है भाई। लगातार संख्या, एक बात सोचो, लगातार संख्या होगी तो अंतर समान होगा, अंतर समान होगा तो बीच की संख्या औसत होगी, ये बात आपको बता रखी है। तो इनका औसत कितना बनेगा मेरे भाई, 13 संख्याओं का औसत कितना बनेगा, 13 कम 13, 13 39, 103 बनेगा। इसका मतलब 13 संख्याओं में बीच की संख्या क्या है, 103 है। बीच की संख्या 103 है, तो बीच की संख्या 103 है, संख्या 13 है। तो इसका मतलब 6 संख्या इस साइड होगी, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इससे अगली 104, 105, 106, 107, 108, 109, ठीक है। यहां पर देखो 102, 101, 100, 99, 98, 97, ठीक है ना। इसने कहा ये जो संख्या है हमारी, ये जो संख्या है इसमें अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्या कौन कौन सी, देखो 97 अभाज्य संख्या है हमारी, ठीक है ना। 101 अभाज्य संख्या है, 103 खुद एक अभाज्य संख्या, 13 का मल्टीपल हो गया 103, ठीक है। और 107 है हमारी, 109 भी है हमारी, ठीक है ना। तो देखो भाई जोड़ दो सबको, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 8, 8 और 1 7, 517 आएगा। इकाई का अंक देखा जाए तो 7 आता है, जोड़ करके देख लो यही आएगा। देखो 7 और 1 8, 8 और 3 11, 1 1 और 1, 1 और 7 8 होगा, 8 और 9 17, 17 का 7 है, 7 वाला एक ही ऑप्शन, और सबको जोड़ने की जरूरत नहीं। यही आ रहा सबका भाई, दोबारा देखो
मैंने आपको बता रखा है, जो भी लगातार संख्या होती है ना, लगातार संख्या चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे पूर्ण हो, उनके बीच में अंतर समान होता है। अंतर समान होगा तो बीच की संख्या औसत होगी। आपको योग दे रखा है तो मैं यहाँ पर औसत निकाल लेता हूँ ताकि हमें ये पता चल जाए वो संख्याएं जो है उनमें बीच की संख्या कौन सी है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे तो हमें एकदम आइडिया लगा नहीं सकते, ठीक है ना। ऐसे तो आप एकदम आइडिया लगा नहीं सकते वो संख्या कहाँ से शुरू होती है, ठीक है ना। तो हमने देख लिया जो संख्या है ना लगातार, उसमें बीच की संख्या कौन सी, 103 है। अब 6 संख्या इस साइड, 6 संख्या इस साइड, ठीक है ना। यहां से हमने संख्या बना ली। कई बार क्या बोल देता है उसमें पहले और आखिरी का योग बताओ, पहले और आखिरी का गुणनफल बताओ, तो हमें पहले संख्या पता होनी चाहिए ना, वो संख्या कौन सी है, ठीक है ना। इसमें यह बोल सकता है उसमें सम संख्याओं का योग बताओ, विषम संख्याओं का योग बताओ। इसने प्राइम नंबर का सम पूछ लिया, तो प्राइम नंबर कौन कौन से है, 97, 101, 103, 107, 109, ठीक है ना। इन संख्याओं का योग पूछा तो कितना आएगा, 517 आ जाएगा। क्लियर सबको भाई। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टेस्ट का। इसी स्टेटमेंट में गड़बड़ है भाई, ये यहां पर है ना, ये बार है, इसके ऊपर बार आएगा इसके ऊपर, ठीक है ना। और ये परसेंटेज नहीं है, ये भाग का निशान है, कोडमास रूल, ठीक है। तो 726 बार का मतलब क्या होता है, गुणा। तो पहले बार वाले को सोल्व कर लेना। बार वाला कैसे सोल्व होता है, 726 बार के लिए जिसके ऊपर बार उसके लिए 9, जिसके ऊपर बार नहीं उसके लिए 0, जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस भी करते हैं, ये सिखाया था आपको, ठीक है। गुणा में 0.9 हो जाएगा, ठीक है। भाग में 1.09, ठीक है। माइनस का 3/4, भाग में 4/15, का मतलब गुणा 5/2, ठीक है। पहले का को सोल्व करते हैं ना। अब देखो काट देते हैं इसको, 5 3 15, यहाँ से हो गया 2, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया अपना 4, यहाँ से हो गया अपना 12, 12 में से 7 गया 5, 654/900, ठीक है। गुणा में, भाग में ले जाओ इसको, भाग में रखें तो 0.9, 1.09, माइनस का 3/4। अब ये 2 में क्या बच गया अपने पास, 2/3 बच गया, पलटी मरा दो इसकी, 3 कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, 3/2, ठीक है। अब इसका देखो पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट 1 जीरो और लग जाएगी हमारी, 1 जीरो और लग जाएगी, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सीधा 90 लिख दूं। 90 में क्या लिख दूंगा, 90 में 109 लिख देता हूं। और माइनस का साइन है भाई, काटो इसको, काटा पिटी करो, इसकी कितने बजा रहा है, 9 से काट दें, ये हो गया अपना 10, ठीक है। और कितने बजाएगा, 9 से कटता है, 3 से कटता है, ये नहीं कटता 3 से, गुणा करो फिर इसकी, 1190, यार दुनिया 8, 2 से काट दें, 5, 3, 7×2 54, ठीक है। और 3 से कटता नहीं है, ये नहीं कटता है अपना 3 से, कितना होगा 327/545, माइनस का 9/8, ये तो कुछ और कटता किसी से भाई, ये 5 और 4 9, 14, ये नहीं कटता 3 से। छः सौ 2, 10, 5 3 27, सही है। स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी भाई मुझे तो, भाग का निशान है, माइनस है, भाग है, का है, 4/15, 3/4, 1.909, सही है। 726 बार है, 654, छः निमा चम्मन, 6 × 6, ये कट रहा है, ये काट देते हैं इसको, 3 पे जाएगा,
3 पे गया ना, ये 9 × 27, 3 × 3, यहाँ से क्या बचा फिर 3/5 ही बच गया। फिर एल्शियम कितना आ गया अपना 40, 8 × 24 माइनस का 45, कितना हो गया माइनस का 21/40 बच गया है किसी ऑप्शन में। ठीक है, ये पूरा पूरा जा रहा था 3 का मल्टीपल है ना, ये 109 गुणा में 3, 327। ठीक है, इसी स्टेटमेंट ठीक कर लेना भाई। इसी स्टेटमेंट ये दे रखी थी, यहाँ बार आएगा और परसेंटेज यहाँ पे डिवाइड का निशान है। ठीक है, और बार को कैसे सोल्व करते हैं दोबारा बताता हूँ। जिसके ऊपर बार होता है उसके लिए 9, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके लिए 0, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस भी करते हैं। क्लियर है। अब जब इसको हमने सोल्व किया तो 653/900 आया हमारा। अब ये डिवाइड में आएगा, पॉइंट्स खत्म किया तो ये 90 बन गया, 109 हो गया। इसको सोल्व करो तो ये अपना आएगा 3/5। अब ये देखो पहले का को सोल्व करते हैं। का को सोल्व किया तो 2/3 बचा, 2/3 की पलटी मराएंगे तो 3/2 हो जाएगा भाई, 9/8। अब आगे एल्शियम लेके सोल्व करोगे तो माइनस का 21/40। ठीक है, ये था दोस्तों अपना टेस्ट नंबर 7 भाई। ठीक है ना, बाकी इसमें कल करेंगे हम, कल 3 पेपर करने पड़ेंगे तब जाके 10 होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टेस्ट नंबर 7। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।